चुनाव की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है, तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में डूसू के चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। चुनाव को लेकर छात्र संघ सक्रिय हो गए हैं और इस बार डूसू इलेक्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI की टक्कर नजर आ रही है। पूरे साल कैंपस में सक्रिय रहने वाले लेफ्ट स्टूडेंट विंग, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं। हालांकि पिछले 11 सालों में ABVP ने 8 बार प्रेसिडेंट पद जीता है, जबकि NSUI को 3 बार ही जीत मिली है। आखिरी बार NSUI ने 2017 में प्रेसिडेंट पोस्ट जीता था। इस बार के चुनाव पर बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य दलों की भी पैनी नजर है। ABVP ने 8 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए 9 संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, जिनमें से 4 कैंडिडेट्स को सेंट्रल पैनल के लिए ABVP की ओर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इससे पहले आइसा ने 4 सितंबर को सरकारी डूसू को अस्वीकार करो, आंदोलनकारी डूसू का चुनाव करो के नारों के साथ नॉर्थ कैंपस में आजादी मार्च किया था। मार्च के बाद छात्रों के मुद्दों को पूरे कैंपस में पहुंचाने के लिए कैंपेन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसी बीच आइसा की तरफ से DU लॉ फैकल्टी में तीसरी साल की छात्रा सावी गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। बाकी की लिस्ट अलायंस के साथ आइसा घोषणा करेगा। जब हमारी टीम ने आइसा की प्रत्याशी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी तक ABVP और NSUI दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी मनमानी करती आ रही है। ना तो DU में किसी प्रकार का काम हो रहा है और ना ही महिला की सुरक्षा पर कोई बात की जा रही है। तो क्या कुछ कहा आइसा की प्रत्याशी सावी गुप्ता ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। की शुरुआत हो गई है और 19 तारीख को नॉमिनेशन है, 27 तारीख को वोटिंग है और 28 तारीख को यानी कि नतीजे आने हैं। किसका भाग्य खुलेगा ये फिलहाल चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी लड़ाई हो रही है चुनाव जीतने की, चुनाव में उतरने की। बात कर रहे हैं आइसा की कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस में। शुक्रिया। मैडम, मेरा सवाल ये रहेगा कि किन मुद्दों को लेकर आप विद्यालय में जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मुझे इस दिल्ली विश्वविद्यालय में रहते हुए 5 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन यहीं से करी और अब मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ यहाँ पर। और जितना मैंने देखा है कि इन 5 सालों में इस विश्वविद्यालय का डिग्रेडेशन ही हुआ है धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही सोची समझे तरीके से। हम देखते हैं कैसे फ़ी हाइक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, हम सभी जानते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्राइड लेती थी कि कैसे देश के अलग अलग तबकों से, रीजन से स्टूडेंट्स आते हैं, बट फ़ी हाइक के चलते प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हम देखते हैं। तो फ़ी हाइक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि कैसे विमेंस सेफ्टी देश में तो जो चल ही रहा है। हम देखते हैं कि बंगाल में जो इंसिडेंट होता है RG कर का, हम ये सोचते हैं कि ये आइसोलेशन में नहीं होता है ये इंसिडेंट। रेप कल्चर में जो हम जी रहे हैं वो हमारे कैंपस में भी बखूबी हमें दिखता है। एक महिला होने के नाते मैं एक हरासमेंट एक नॉर्म बन गया है। IP कॉलेज में देखते हैं हम, फेस्ट के दौरान लड़के घुसते हैं लार्ज नंबर्स में गेट तोड़ के। हम देखते हैं ABVP के जो गुंडे हैं वो पिछले ही साल डूसू में 100 से भी ज़्यादा गुंडे गेट तोड़कर, मिरांडा का गेट तोड़कर घुसते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कोई आज तक कार्यवाही नहीं करता है। ये यूनियन जो है वो उस पर कुछ नहीं बोलता है। ABVP ने अभी PC की थी, तो ABVP ने अपने तमाम काम गिनाते हुए, चाहे मेट्रो का काम हो, चाहे दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी भी चीज़ का काम हो, उसको गिनाते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ हुई थी और जो सामने वाले पार्टी के लोग हैं उन्होंने हमारे यहाँ तोड़फोड़ की थी। इसको कैसे देखते हैं? वो सामने वाले लोग हिंसा की बात करते हैं, लेकिन हिंसा वही कर रहे हैं, इस तरीके का आरोप उन्होंने लगाया था। देखिए, हमें समझना होगा ABVP एक ऐसा संगठन है। ABVP हम कह सकते हैं 10 साल से इस यूनियन में पावर में रहा है। ABVP नारे बहुत लगाता है कि महिलाओं के साथ में ABVP मैदान में, ऐसे नारे तमाम लगाता है, लेकिन हम देखते आए हैं ABVP के गुंडे ही हैं। पिछले डूसू में भी, इस डूसू में भी आपको इंसिडेंट्स मिलेंगे। इनके जो लंपट हैं ABVP के NSUI के भी, ये कैंपस को इतना अनसेफ बनाते हैं। बाहर से कैंपस के स्टूडेंट्स भी नहीं होते, वो आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, हरासमेंट
रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक स्टूडेंट परेशान है, हर एक महिला परेशान है, मैं परेशान हूँ और ये नॉर्म बन गया है, हम सभी को पता है। तो ये बहुत मजाक की बात है कि ABVP गिनवाता है और बोलता है हम महिलाओं के लिए, सभी जानते हैं नहीं है। दूसरी बात काम की, तो हम देखते हैं हर साल ये हो गया है कि ये मुद्दे लिखते हैं मैनिफेस्टो में कि हम पिछली बार नहीं कर पाए, इस बार पक्का करेंगे। पिछली बार जैसे बात हुई थी मेट्रो कंसेशन पास की, मेट्रो कंसेशन पास के बहुत बड़े वादे थे और वो खोखला वादा हमेशा की तरह निकला। हम देखते हैं कि कैसे उस इलेक्शन के बाद आज तक मेट्रो पास की बात नहीं हुई। ये बोलते हैं मैकडॉनल्ड्स खुलवा देंगे। दिल्ली सरकार पे आरोप लगा रहे थे बीच में, दिल्ली सरकार पे आरोप लगाया है कि हमने उनको पास करने के लिए बोला था, लेकिन दिल्ली सरकार इसके लिए अब की बार जीतने के बाद हम पूरी कोशिश करेंगे इसको पास करने। देखिए वही ना, मैंने आपको बोला अब की बार जीतेंगे, पक्का करेंगे, नियत हो तो सब हो जाता है। 2015-16 की बात है, आइसा जिस ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूनियन में नहीं रहे हैं, लेकिन हमने सड़कों की लड़ाई लड़ी। AC बस पास, जो दिल्ली सरकार, यही सरकार तब भी पावर में थी, दिल्ली सरकार के पास हम गए, सड़कों की इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद स्टूडेंट्स को आज की डेट में AC बस पास मिलता है। आइसा की ही मुहिम थी, हम तो यूनियन में भी नहीं थे, ये लोग तो यूनियन में रह के नहीं कर पा रहे और सेम वही डायलॉग मारा है कि अगली बार पक्का करा देंगे। तो ये स्टूडेंट्स तंग आ गए हैं 10 साल से, सुन सुन के बहानेबाजी अब और नहीं चलेगी। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि इन दोनों को छोड़कर, यानी कि ABVP और सामने वाली जो पार्टी, उनको छोड़कर आपने आइसा ही क्यों चुनी? कारण क्या है, वजह क्या है? और जो छात्र हैं, जो तमाम छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो क्यों आपको समर्थन करें? देखिए आपका पहला सवाल, मैं पहले उसका जवाब देती हूँ कि आइसा ही क्यों चुना। मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय आई, मैंने देखा कि कैसे दो बड़े बड़े संगठन हैं, ABVP, NSUI, बट जब मैंने चीज़ों को जानना शुरू करा, मैंने देखा कि कैसे ये संगठन ज़रूर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं ना, वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो कॉमन स्टूडेंट्स नहीं हैं। मैं उनसे रिलेट तक नहीं कर पाई। ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, गुंडागर्दी करने वाले लोग, ये स्टूडेंट्स नहीं है, एक्चुअली में लंपट हैं। हम देखते हैं हर चुनाव में, चुनाव क्या फेस्ट होते हैं, कुछ भी होता है, आज तक इन्होंने किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करी है। IPCW में हरासमेंट होता है, मिरांडा में होता है, कुछ भी इंसिडेंट ले लो, ये गायब रहते हैं। ऐसे संगठन के साथ मैं तो कभी जुड़ना पसंद नहीं करूँगी। एक महिला होने के नाते मैं जो विमेन मूवमेंट है ना, मैं उसको और पीछे लेकर जाऊँगी अगर मैं इस संगठन के साथ कभी जुड़ी, इवन एज अ कैंडिडेट, क्योंकि कैंडिडेट तो एक महिला कैंडिडेट टोकनिज़म के लिए ज़रूर उतार देते हैं, लेकिन हम सभी को इनकी रियलिटी पता है कि वो टोकनिज़म के लिए ही सिर्फ होता है, क्योंकि ग्राउंड पे जब बात होती है, अब देखिए RG कर का इंसिडेंट होता है, ये लोग बहुत इजीली बोल देते हैं हैंग द विक्टिम, इन्होंने हैंग द अक्यूज्ड। तो ये बहुत कन्वीनियंट वे है, लेकिन हमें देखना है धरातल पे आप क्या कर रहे हैं, रेप कल्चर के लिए आप क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ें रिपीट ना हो, वो उसको तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। और आपका दूसरा सवाल था कि कॉमन स्टूडेंट क्यों मुझे चुनेगा, क्यों आइसा को चुनेगा? मैं कहती हूँ क्योंकि मैं आइसा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और आइसा एक ऐसा संगठन है, हमेशा से मैं क्यों आइसा से जुड़ी, क्योंकि कॉमन स्टूडेंट का संगठन है। मुझे हमेशा से ये दिखा कि यहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं, मैं हूँ, मैं यहाँ आई एम सीन, आई एम हर्ड, मैं यहाँ से मोटिवेट हुई कि मेरे जैसे लोग यहाँ पर संघर्ष लड़ रहे हैं एक बेटर यूनिवर्सिटी का। एक ऐसी मूवमेंट के साथ मैं जुड़ी जो फ़ी हाइक पे बात करते हैं, जो हॉस्टल्स की बात करते हैं, जो विमेन सेफ्टी की बात करते हैं, और आए दिन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करके ये मांगे उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे। और ये कोई इजी वे नहीं है, ये बहुत मुश्किल रास्ता होता है जब आप पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपके अगेंस्ट होता है। तो स्टूडेंट्स भी इसी चीज़ को देखकर मेरे साथ जुड़ेंगे कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है, ये जो ये लंपटों वाली पॉलिटिक्स, मनी मसल वाली पॉलिटिक्स है, ऐसा वो पॉलिटिक्स ना करता है ना कभी करेगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स जुड़ेंगे कि यहाँ मुद्दों की बात हो रही है, ना कि पैसों की और गाड़ी की और पटाखे जलाने की बातें हो रही हैं। क्या कुछ कमियां हैं जो आपने विद्यालयों में देखी हैं? अगर ये जो तमाम छात्र हैं, छात्राएं हैं, समर्थन आपको करते हैं ABVP को छोड़ के और उनको छोड़ के, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जो आपकी नज़र में हैं जिनको आइसा पूरा करेगी जल्द से जल्द? देखिए मुद्दे बहुत हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिग्रेडेशन हुआ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ रिग्ड विद इश्यूज़, मैं तो ये कहूँगी, लेकिन सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं। सबसे पहले तो फ़ी हाइक का मुद्दा है, जो प्राइवेटाइजेशन हम देख रहे हैं, नेशनल लेवल से ही फंडिंग कट हो रही है एजुकेशन की और वो फंड्स रिलीज़ नहीं करे जाते हैं, यूनिवर्सिटी लोन पे चल रही है। फ़ी हाइक को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कैंपस में जो जेंडर इनसेंसिटिविटी है। हम देखते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी एक बॉडी है जो विशाखा गाइडलाइंस के बाद बोला गया कि हर वर्क प्लेस, हर कॉलेज में होनी चाहिए,
दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नाम की है, ये एक डमी बॉडी है, ये बस एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसके इलेक्शन नहीं होंगे, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव किसी को नहीं पता कौन है, मेंबर भी बिठा देंगे तो अपने बिठा देंगे। और हम देखते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि अक्यूज्ड जो है हरासमेंट का वो खुद ही उस कमेटी का हेड भी होता है। तो अगर ऐसी बॉडीज़ हैं तो रेप कल्चर बढ़ेगा। तो कैंपस में जो जेंडर इंसेंसिटिविटी है वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि आईसीसी का डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होना चाहिए। तीसरा मुद्दा है हॉस्टल्स का। उसके बाद जो हमारा करिकुलम ख़राब हुआ है सेक और वैक जैसे कोर्सेज का इंट्रोडक्शन करने के बाद, वो है कि जो ये FIUP है उसके खिलाफ हमारी जो लड़ाई है 2014 में भी हमने लड़ी और इस बार भी वो जारी है कि हमारा करिकुलम डिस्ट्रॉय ना हो। तो यही सब तमाम मुद्दे हैं। और मैंडेटरी अटेंडेंस पॉलिसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा अटेंडेंस को इतना स्ट्रेस डाल दिया गया है स्टूडेंट्स पे कि वो अपना कॉलेज लाइफ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो कॉलेज क्लासेस के बाहर नहीं पढ़ाई कर सकते, जो कि होता है और होता ही है कि स्टूडेंट सिर्फ क्लासरूम में नहीं बाहर भी पढ़ता है। तो मैंडेटरी अटेंडेंस एक इशू है। इन दोनों के टकराव में आयशा कैसे जीत पाएगी, कैसे लड़ाई लड़ेगी? देखिए, ये हर बार हमसे सवाल पूछा जाता है। देखिए, लड़ाई मुश्किल है, जितनी मुश्किल लेकिन मैं कहती हूँ लड़ाई होती है ना, उतना ही हमें संघर्ष करना होता है और हम करते आए हैं। और उस ऐसी लड़ाई को जीतने के लिए एक जज्बा चाहिए, एक इंटेंशन चाहिए जो आयशा के पास है। हम मानते हैं रिसोर्सेज कम है, इन लोगों की तरह हमारे पास ना मनी है, ना मसल है, बाहुबल है, कुछ नहीं है, लेकिन नीयत है आयशा के पास। आयशा के पास वो तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटेंशन है, जिनके पास कि हम सड़कों की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम चाहते हैं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेटरमेंट हो, हम नहीं चाहते कि गुंडागर्दी से पॉलिटिक्स चले, इलेक्शन हो। और हमारे जैसे ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो आयशा को चुनते आए हैं पहले भी, और धीरे धीरे वो अपना फेथ पुट करते हैं आयशा पे, और ऐसे ही आयशा चुनाव लड़ता है और स्टूडेंट्स को जीतता है और बोलता है कि आप यहाँ आइए, यहाँ ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स, असली राजनीति, असली इलेक्शन इन मुद्दों पे होगा। 19 तारीख को नॉमिनेशन है और 27 को वोटिंग है। क्या कुछ संदेश विश्वविद्यालय के छात्रों से, छात्राओं से आयशा की कैंडिडेट का रहेगा? मेरा संदेश ये रहेगा कि इस बार 2024 का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है, इस बार मुद्दों पे ही लड़ा जाएगा। हम हर साल देखते आए हैं कि कैसे जो मनी मसल का जो मॉडल है, जो DU पे एक गंदे लेबल की तरह लग गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो चुनाव है वो तो गुंडागर्दी का चुनाव है। आधा स्टूडेंट तो वोट ही डालने नहीं आता कि हम क्यों इसमें भाग लें, ये तो गुंडे हैं सारे। लेकिन नहीं, इस बार मुद्दों की लड़ाई है। इस बार इशू है कि फ़ी हाइक हटाया जाए, हॉस्टल्स मिलें स्टूडेंट को, विमेन सेफ हो इस कैंपस में। ये मुद्दे हैं, आयशा इन मुद्दों पे खड़ा है। मैं आई हूँ कॉमन स्टूडेंट्स का मुद्दा लेके, एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैंडिडेट लेकर। स्पेशली मेरी महिलाओं से अपील है कि हमें ये कैंपस रिक्लेम करना है, हमें कैंपस को अपने लिए सेफ खुद बनाना पड़ेगा। ये लोग हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके पावर में आना पड़ेगा। तो आप सभी एक आंदोलनकारी डूसू को चुने और सरकारी डूसू को हटाएं। एक ऐसे डूसू को चुने जो कॉमन स्टूडेंट्स का है, जो कॉमन स्टूडेंट्स की बात रखता आया है, रखेगा और कंसिस्ट भी करता है कॉमन स्टूडेंट्स का। तो 27 तारीख को वोट कीजिए एक आंदोलनकारी डूसू को, एक बेटर डूसू के लिए। अब मैंने सुना है कि आप लॉ की छात्रा भी हैं और बड़े अच्छे से अपना काम कर रही हैं। तो लॉ की छात्रा होने के बाद क्या कुछ मतलब थोड़ा सा? देखिए, मैंने यहाँ पर अपना अंडर ग्रेजुएशन करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में, रामलाल आनंद कॉलेज से, जो कि था साउथ कैंपस में। उसके बाद मेरा रुझान गया लॉ की तरफ और फिर मैं आई ये प्रेस्टीजियस लॉ फैकल्टी में, जो कि है नॉर्थ कैंपस में। तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का कोना कोना देख रखा है। साउथ कैंपस से नॉर्थ कैंपस की जर्नी मैंने पार कर लिया और अब ये मेरा फाइनल ईयर है। तो मैं हर उस इशू से रिलेट कर पा रही हूँ जो कि एक साउथ का बच्चा भी फेस करता है, नॉर्थ का भी करता है, वेस्ट का भी करता है। कल्चर अलग है लेकिन मुद्दे वही हैं, स्टूडेंट्स अलग हैं लेकिन यूनिवर्सिटी वही है। तो लॉ में आकर मेरे को एक बहुत अलग तरीके का एक्सपोजर मिला। लॉ का बहुत, यहाँ पे लॉ के में बहुत स्टूडेंट्स हैं, बहुत बच्चे हैं, एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट मिला और मेरी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई लॉज को लेकर। देश कैसे चलता है, देश के लॉज कैसे हैं। इट हैज़ मेड मी अ बेटर पर्सन, बेटर एक्टिविस्ट आई वुड से। तो उसी समझदारी के साथ मैं उतरी हूँ इस चुनाव में कि हाँ, इस जो एजुकेशन मैंने ली है इसी विश्वविद्यालय से, मैं इसको वापस दूँ और सीखूँ और बेटर बनाऊँ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आयशा की कैंडिडेट हमारे साथ बातचीत कर रही थी। 19 तारीख को नॉमिनेशन है, 27 को वोटिंग है और 28 को नतीजे आने हैं। फिलहाल तमाम मुद्दों पे बातचीत की है, तमाम मुद्दे आयशा के कैंडिडेट ने रखे हैं। अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो दो पार्टियां सामने हैं, मतलब दो संगठन जो सामने हैं, उन दोनों के बीच में आयशा कैसे जीत के आएगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छात्रों के बीच में जो कमियां विश्वविद्यालय में हैं, वो लगातार आयशा के कैंडिडेट ने बताई हैं। अब क्या होता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।